Hello everyone, welcome back to Vidyanand Online. Now in the last session we studied about homologous series. Now in this session we are going to study about isomers. अब बात करते हैं कि आइसोमर्स होते क्या हैं. सो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सो दोज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. तो यहाँ आप देखो मैंने ना कुछ ब्लॉक डायग्राम्स का एग्जाम्पल ले रखा है. यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी के. यहाँ पे अगर देखो तो ए बी सी एक लीनियर फॉर्म में है, राइट. यहाँ पे क्या है, ए बी सी एक वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में है और यहाँ पे बी और सी नीचे है और ए इसके ऊपर है. तो आपके पास 3 ब्लॉक्स थे और इन 3 ब्लॉक से मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन करे हैं, राइट. तो आइसोमर्स में भी ऐसे ही होता है. आपके पास गिवन सेट ऑफ एटम्स होते हैं और उन गिवन सेट ऑफ एटम्स से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, ठीक है. और जो वो स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है. सो आइसो का मतलब होता है सेम. ये मैंने पहले भी बताया था जब हम कॉन्सेप्ट क्लासेस बता रहे थे आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में, कि आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स. सो आइसोमर्स मीन सेम पार्ट्स, मतलब कि जितने भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे. दैट इज व्हाई वी से दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स. सो आइसोमर्स में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम ही होगा बट आपको उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. और हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर्स मिले दैट डिफर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ. अब बात आती है कि आइसोमेरिज्म क्या है. So the existence of 2 or more compounds having the same molecular formula but different structure is called isomerism. So isomerism is basically the phenomena जिसकी वजह से 2 or more compounds can exist having the same molecular formula but different structures. अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है हम उन्हें देखेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आइसोमर्स बनाते कैसे हैं किसी गिवन कंपाउंड का. सो गिवन कंपाउंड का आइसोमर बनाने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन करने हैं, ठीक है. उसके लिए ना एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने का, कि कभी भी अगर आप बात करते हो कि आपको ब्रांचिंग करनी है तो ब्रांचेस कभी भी आप साइड्स में मत लगाओ किसी पेरेंट चेन के. से सपोज आपके पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, जिसमें आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है. अगर आपने ये एक कार्बन को हटा के इसको ब्रांच बना दिया यहाँ पे, तो आप ये मत समझिएगा कि इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने ऑब्टेन कर लिया, नहीं. क्योंकि ये भी आप एक पेरेंट चेन है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और इस वाले स्ट्रक्चर में भी जो आपकी कार्बन थी वो 4 कार्बन एटम्स की चेन थी. तो कभी भी ब्रांचेस को हमें साइड्स में नहीं लगाना है. साइड्स में लगाने से आपको डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलेगा, आपको वही कंपाउंड मिलेगा, ठीक है. दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं मीथेन, इथेन या प्रोपेन, सो मीथेन के पास 1 कार्बन एटम है, इथेन के पास 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और प्रोपेन के पास 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है. तो आप इनके आइसोमर्स अचीव नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप देखो आपने प्रोपेन को सपोज इस तरीके से अरेंज किया, ठीक है, एक ब्रांच बना दी, तो क्या आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला? नहीं, आपको नया कुछ भी नहीं मिला. क्यों? अगर आप देखो यहाँ पे भी जो ये कार्बन चेन थी ये 3 कार्बन एटम्स की थी और यहाँ पे भी ये 3 कार्बन एटम्स की है. ये कोई ब्रांच नहीं है, ये 3 कार्बन एटम की ही पेरेंट चेन है. सो जो भी हमारा आइसोमर स्टार्ट होगा वो ब्यूटेन से स्टार्ट होगा. सो ब्यूटेन एक्चुअली शोज आइसोमेरिज्म, ठीक है. तो सबसे पहले हम ब्यूटेन के आइसोमर्स देखते हैं. तो बात करते हैं ब्यूटेन की. तो ब्यूट का मतलब क्या है कि इसके पास कितने कार्बन एटम्स होंगे? 4. और एन का मतलब क्या है कि इनमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. सबसे पहले जो हम इसका ब्यूटेन का आइसोमर बनाएंगे वो होगा एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा, सिंपल चेन स्ट्रक्चर होगा. तो कोई भी आपको कंपाउंड मिले सबसे पहले उसका जो पहला आप आइसोमर बनाओगे वो होगा एन वाला, ठीक है. एन मतलब सिंगल आपको चेन बनानी है उसकी. तो इट विल बी 1 2 3 4, ठीक है. इनके बीच में हमने बॉन्डिंग कर दी, ठीक है. अब यहाँ पे आएगा H3, H2, H2 और H3. तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर है किसका? एन ब्यूटेन का. अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है. अगर मैंने ये लास्ट वाला जो ये कार्बन एटम है इसको उठाया और इसको यहाँ पे इसकी ब्रांच बना दी, तो क्या मुझे कोई नया स्ट्रक्चर मिलेगा? चेक करते हैं.
अगर मैंने क्या करा, जो लास्ट वाला कार्बन था उसको उठाया और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपने एक नया स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करा है? नहीं। मैंने बताया था आपको कि एंड पॉइंट्स पे अगर आप कार्बन के ब्रांच को लगाते हो तो वो कोई नया स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा। इट विल बी अगेन एन ब्यूटेन ओनली हैविंग 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका नहीं बनेगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आप इस वाले कार्बन को यहाँ पे नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे लगाने से तो ये लास्ट में ब्रांच बनेगी। आप इसको लगाओगे मिडल में, तो ये कैसे बनेगा, ये CH3 तो यहाँ पे हो गया, ये एक हो गया, एक यहाँ हो गया, एक आपने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे तो आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा CH, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो एन ब्यूटेन के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया C4H10। और अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी आपके 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 7 8 9 10, तो आपके पास 10 हाइड्रोजन है। सो आपके पास 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। दैट इज वाई वी विल से दैट दे आर बेसिकली आइसोमर्स। अब हम देखते हैं इसको नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले नंबरिंग करूँगी। नंबरिंग करने के लिए आई विल पुट 1 हेयर, 2 हेयर एंड 3 हेयर। तो उसका नाम क्या होगा, क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन आइटम के पास मिथाइल ब्रांच है, सो आई विल राइट 2 मिथाइल एंड देन इट विल बी प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है वो आपकी 3 कार्बन आइटम्स की है। ये तो आपका ब्रांच है, ब्रांच को हमने प्रीफिक्स में रख दिया, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है, और आइसोब्यूटेन। तो कभी भी अगर आपके पास सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है तो उसे हम कहते हैं आइसो, ठीक है। और आइसो के साथ हमें क्या करना होता है, जितने भी आपके टोटल कार्बन है आपके कंपाउंड में के अकॉर्डिंग आपका रूट वर्ड सेट होता है। तो टोटल आपके पास कार्बन कितने हैं, 4, तो रूट वर्ड होगा ब्यूट। उसके बाद क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है दैट्स व्हाई इट वुड बी एन, तो उसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। सो वी हैव रिसीव्ड 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन विच आर एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अगर आप बात करते हो फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है, दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन इज लोअर देन दैट ऑफ एन ब्यूटेन, ठीक है। मोर ओवर एन ब्यूटेन का अगर आप देखो, इसका यूज होता है एलपीजी गैस बनाने में। सो जो आपकी एलपीजी गैस बनी होती है वो बनी होती है एन ब्यूटेन, प्रोपेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइसोब्यूटेन की, सो आइसोब्यूटेन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो ऐसा ज़रूरी है कि जब भी आपके पास आइसोमर्स बने डिफरेंट, तो या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या फिर दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास ब्यूटेन जिसके पास 3 कार्बन एटम्स थे, उससे हमने 2 आइसोमर्स बनाए हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन करके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटेन की। अब पेंटेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 5 कार्बन एटम्स होते हैं, और इनके बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे 5 कार्बन एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमेशा कौन से वाला होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर। सो पहला स्ट्रक्चर हम लिखेंगे एन पेंटेन। तो एन पेंटेन के लिए मैं क्या करूँगी कि जितने भी मेरे कार्बन एटम्स हैं उनको मैं एक चेन की फॉर्म में रखूँगी। सो इट विल बी 1 2 3 4 5। So in this way I have arranged 5 carbon atoms. Up now what I am going to do is I need to write hydrogen कितने हैं. So I will write H3 here. यहाँ पे H2, H2, H2 और ये हो गया H3. In that way मुझे सबसे पहला स्ट्रक्चर मिल गया है पेंटेन का, which is N-pentane. ठीक है. सेकेंड स्ट्रक्चर करने के लिए क्या मैं इस एल्काइल ग्रुप को यहाँ पे प्लेस करूँ? नहीं। अगर मैं यहाँ प्लेस करूँगी तो अगेन मुझे एन पेंटेन ही मिल जाएगा। इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है।
तो लेट मी पुट इट लाइक दिस 1 2 3 4 और यहाँ ना करके मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया H3, ये कर दिया H, ये हो गया H3, ये हो गया H2 और ये हो गया H3। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नेम होगा, पहले इसको 1 2 3 4 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो ऑब्वियसली जो नंबरिंग करूँगी वो करूँगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो सेकेंड वाले कार्बन पे क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, और जो मेरी पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन एटम्स की है? 4 कार्बन एटम्स की। तो ये क्या होगा? ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैं इसको एक नाम और दे सकती हूँ और वो नाम क्या है? आइसोपेंटेन। आइसो क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग आइसो, प्लस जितने भी टोटल कार्बन है इस कंपाउंड में उसका रूट वर्ड होगा और एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है। सो आइसोपेंटेन ये इसका दूसरा नाम होगा। अगर मैं इस वाले कार्बन को यहाँ लगा दूँ तो कुछ फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया इस वाले कार्बन एटम पे तो फिर मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी? नंबरिंग करूँगी लेफ्ट टू राइट। इन दैट वे फिर से मुझे क्या मिलेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस वाले एल्काइल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 1 2 3 कार्बन एटम्स की चेन बनाती हूँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच करती हूँ और एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ अटैच करती हूँ। तो इस तरीके से इट विल बी H3 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 और H3। अब नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3। तो सेकेंड वाले कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, राइट। तो उसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल, और आपकी जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो इट विल बी प्रोपेन। अब इसका नाम एक और है और वो क्या है? नियो, NEO। तो सेकेंड वाले कार्बन पे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज व्हाई आई विल राइट नियो, और साथ में क्या लिखूंगी? पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है। इन दिस वे आप देखो कि जब पेंटेन है मेरे को 3 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, 3 आइसोमर्स मिले हैं। तो जैसे जैसे आप कार्बन्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको आइसोमर ज़्यादा मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो एन पेंटेन, इसमें कितने कार्बन थे? यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H12। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आइसोपेंटेन, इसमें कितने कार्बन है? 5, और कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके भी C5H12 है। और अगर हम बात करते हैं नियोपेंटेन की, तो इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी आपके 5 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 4 12। तो ये आपके आगे ये। सो हेयर यू हैव ऑब्टेन्ड 3 different structures having the same molecular formula, but their structures are different. That is why we will say they are isomers of pentane. Now let us see the isomers for hexane. तो hex का मतलब क्या है? 6, और ane मतलब that the 6 carbon atoms are connected by single bond. Okay, अब हमें हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला आइसोमर कौन सा बनेगा आपका? N-हेक्सेन, ठीक है। N मतलब आपको क्या करना है? 6 कार्बन एटम्स को सिंगल चेन में अरेंज करना है। सो आई विल बी हैविंग इन दिस वे 1 2 3 4 5 6, और मैंने इनको सिंगल चेन में अरेंज कर दिया। इन दैट वे ये होगा H3 H2 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 और ये हो गया H3। तो कितने कार्बन है आपके पास? 6 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 मेरे पास कितने हैं? हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। तो दूसरे स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप को अरेंज करूंगी लास्ट में यहाँ पे, तो क्या ये मुझे नया स्ट्रक्चर देगा? नो, वो अगेन एन हेक्सेन होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस एल्काइल ग्रुप को अरेंज करती हूँ इधर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? H3C 1 2 3। तो 5 कार्बन एटम्स तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, और जो ये 6th वाला है इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दिया। सो इट विल बी H3, इट विल बी H3, इट विल बी H, इट विल बी H2 एंड इट विल बी H2।
तो कितने कार्बन है आपके पास? 6 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, बट अगर हम बात करते हैं कि इसकी नेमिंग क्या होगी, सो अगेन इन ऑर्डर टू नेम इट आई विल पुट 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर एंड 5 हेयर. इसका नाम क्या होगा? इट विल बी 2 मिथाइल, और जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की है? इट इज ऑफ 1 2 3 4 5 कार्बन. तो ये क्या होगा? पेंटेन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? और आइसो हेक्सेन. आइसो क्यों बोला? क्योंकि आपके पास जो सेकंड कार्बन था उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच था, दैट इज व्हाई इट इज आइसो हेक्सेन. अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की. तो थर्ड स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करती हूँ, इस वाले जो मिथाइल ग्रुप है उसको मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ, ठीक है, थर्ड वाले कार्बन आटम पे. तो इट विल बी 1 2 3 4 5, और थर्ड वाले एटम पे मैंने यहाँ पे कार्बन का अटैच कर दिया एल्काइल ग्रुप. सो इट इज CH3 CH3 CH2 CH CH2 एंड दिस इज CH3. ठीक है, तो यहाँ अगर आप करोगे नंबरिंग, इट विल बी 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला कार्बन आटम है इसमें आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो आई विल राइट इट 3 मिथाइल, और जो आपकी पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की है? इट इज ऑफ 5 कार्बन आटम्स. सो इट विल बी 3 मिथाइल पेंटेन, राइट. तो आपको कितने स्ट्रक्चर मिले? अभी 3 स्ट्रक्चर्स मिले. अब हम देखते हैं क्या हमें और स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं. तो अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट करूँ कुछ 1 2 3 4, और सेकेंड वाले कार्बन पे एक और कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन नीचे, जैसे कि हमने ब्यूटेन में किया था. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? CH3 CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया H3. इस तरीके से अगर आप देखो तो जो आपके पास सेकेंड कार्बन एटम है उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 2,2 डाइमिथाइल, और आपकी जो ये रूट वाली चेन है वो कितने कार्बन की है? इट इज ऑफ 4 कार्बन एटम्स, तो इट इज ब्यूटेन. या फिर आप क्या बोल सकते हो? नियो, और कितने कार्बन है टोटल? हेक्स, तो नियो हेक्सेन, राइट. नाउ लेट अस सी इफ आई कैन मेक वन मोर स्ट्रक्चर. तो अगर मैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करूं, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स तो यहाँ पे हैं, और 2 को यहाँ पे अरेंज कर दो इस तरीके से. आई हैव 2 ब्रांचेस हेयर इन सेपरेट कार्बन्स. इन दैट वे इट विल बी CH3, इट विल बी CH, इट विल बी CH3 H, एंड इट इज H3. तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4. इट विल बी 2,3 डाइमिथाइल, एंड जो आपकी पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन से बनी है? 4 कार्बन. सो इट विल बी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. अब आप देखो कि आपके पास 6 कार्बन एटम्स थे, तो आपके पास कितनी आइसोमर्स बने? 5 आइसोमर्स. तो जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स को बढ़ाते चले जाओ वैसे वैसे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइसोमर्स मिलेंगे. अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 आइसोमर्स जो कि हमने पढ़े हैं अबाउट पेंटेन, ब्यूटेन और हेक्सेन, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि जितने भी अभी तक हमने आइसोमर्स पढ़े हैं वो सब एल्केन के फॉर्म में हैं. सो माय क्वेश्चन इज, क्या एल्कीन और एल्काइंस ये भी आपको आइसोमर्स कंपाउंड देते हैं या नहीं देते हैं? ओके, आप इसके बारे में सोचिए एंड देन राइट इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट periodic classification of elements. Till then, bye bye and take care of yourself.